हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज हम इन्वायरमेंट साइंस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपके पास प्रतीक शिवालिक सर के मॉडल पेपर नहीं है तो इनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में नहीं होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया किसकी उपस्थिति में नहीं होती है, ये बात पूछी है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन का आणविक रूप, ऑक्सीजन का तत्व रूप, जल, नाइट्रोजन का तत्व रूप। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात हो रही है तो नाइट्रोजन तो आएगा ही आएगा, नाइट्रोजन का तत्व रूप, जल भी आएगा। तो हाइड्रोजन आयन के रूप में तो हाइड्रोजन H+ भी है, जल के ही भाग हो गया, आयनों के रूप में तोड़ने पर तो ये भी आएगा। ऑक्सीजन इसमें नहीं आएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन का तत्व रूप नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में नहीं आता। अब एक बात और याद रख लो आप कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं, जैसे राइजोबियम, वो जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करते हैं और ज़्यादातर चने की पौधे की जड़ों में ये पाए जाते हैं। इसीलिए हम चने में सबसे कम उर्वरक का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनको आवश्यक मात्रा में प्राप्त मतलब नाइट्रोजन है वो वातावरण से ही प्राप्त हो जाती है राइजोबियम जीवाणु के कारण। फिर आता है 132, बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद किसकी वृद्धि होती है। बंजर सेल की बात हो रही है तो बंजर सेल पर मोस जाति प्रजाति सबसे पहले उगती है। अब आता है फर्म और पॉपुलस, मतलब फर्म और पॉपुलस है वो आग से नष्ट हुई मृदा पर सबसे पहले उगती है, फर्म व पॉपुलस प्रजाति। फिर है ये लाइकेन या एल्गिन या शैवाल। एल्गिन या शैवाल है ये कार्बनिक पदार्थों की, जिस मतलब भूमि में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर एल्गल ब्लूम मतलब शैवाल बहुत अधिक मात्रा में उगते हैं, शैवाल बहुत अधिक। तो इसमें ऑप्शन बंजर सेल पर आ जाएगा मोस। और फर्म और पॉपुलस है वो आग से नष्ट हुई मृदा में सबसे पहले उगते हैं, और शैवाल है ये कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने पर सबसे अधिक वृद्धि करते हैं शैवाल, जिसे हम एल्गल ब्लूम में कहते हैं। इसके अलावा आप एक दो और याद रख लो, जैसे नेटल व चिकनवुड है वो सबसे ज़्यादा उर्वरक मृदा में वृद्धि करते हैं, और जिस मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर लेगियम पौधे पाए जाते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, आप अपने शहर में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में जागरूक हैं, इसके लिए बच्चों का टीकाकरण किया जाता है क्योंकि। पहला ऑप्शन है टीकाकरण पोलियो फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, पोलियो फैलाने वाले जीवों को प्रवेश रोक देता है, यह शरीर में रोग प्रतिरोधकता को उत्पन्न करता है, और उपरोक्त सभी। तो बच्चों में टीकाकरण है वो किया जाता है, क्यों किया जाता है बच्चों में टीकाकरण। तो बच्चों में टीकाकरण है यह शरीर में रोग प्रतिरोधकता को उत्पन्न करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी टीके के कारण, तो बच्चा वो पोलियो से ग्रसित नहीं हो पाएगा। इसमें ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। फिर आता है एक पारितंत्र में निम्नलिखित में से कुआं शामिल होता है। अब ये यहाँ पे हिंदी में मिसप्रिंट है, आप इंग्लिश वाला देखो। एन इकोसिस्टम इंक्लूड, मतलब पारितंत्र में कौन कौन शामिल है। पहला ऑप्शन है सभी जीवधारी, निर्जीव प्राणी, जीवधारी और निर्जीव दोनों, सभी जीवधारी और सभी निर्जीव वस्तुएं। अब पारितंत्र के अंदर तो सभी जैविक और अजैविक दोनों शामिल होते हैं, तो इसमें ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, जीवधारी और निर्जीव दोनों। फिर आता है अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन की सबसे उपयुक्त परिभाषा यह है कि यह ऐसा उपयोगी वस्तु या पदार्थ है जो, पहला है केवल पृथ्वी पर विद्यमान है, पृथ्वी की एक ऐसी जो मानव जाति के लिए बहुत लाभप्रद है, मानव द्वारा निर्मित एक पदार्थ जिसे अब पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, तृप्ति को सौंदर्यता गया है, केवल वनों में पाया जाता है। तो इसमें पूछा है कि प्राकृतिक संसाधन की सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। अब इसमें आप इंग्लिश वाला देख लो, इसमें हिंदी का पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ए गिफ्ट ऑफ नेचर विच इज़ वेरी यूजफुल टू मैनकाइंड, मतलब प्रकृति का एक ऐसा महत्वपूर्ण गिफ्ट जो मानव जाति के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसमें ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सेकंड। पृथ्वी का एक ऐसा गिफ्ट है मानव जाति के लिए जो बहुत लाभप्रद है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे तो व्यक्ति है वो जीवित कैसे रह पाएगा। फिर आता है अगला, निम्नलिखित में से पारिहितैषी क्रियाकलाप चुनिए। परिवहन के लिए मोटर गाड़ी का उपयोग करना, मतलब पारिहितैषिक जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, पर्यावरण हितैषी कौन सा काम है इन चार ऑप्शनों में से। तो परिवहन के लिए मोटर गाड़ी का उपयोग करना, मोटर गाड़ी उपयोग करेंगे तो उसमें से CO2 है, CO है, ये गैसें निकलेंगी जो ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाएंगी, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, जिससे पृथ्वी का तापमान है वो ज़्यादा होगा, तो ये पर्यावरण हितैषी तो नहीं हो पाएंगे। फिर आता है खरीदारी के लिए पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग करना। अब खरीदारी के लिए पॉलीथीन बढ़ाएंगे, प्लास्टिक तो आज की टाइम की सबसे बहुत ही मतलब सर्वाधिक प्रभावित है ये वातावरण के लिए। दूसरा ऑप्शन है खरीदारी के लिए पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग करना। अब पॉलीथीन की थैली से, प्लास्टिक तो सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान में। अब तीसरा है कपड़े रंगने के लिए रंगों का उपयोग करना।
अब रंगों का उपयोग करेंगे तो इसमें तेल है और बहुत सारे मतलब रसायन काम में आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर चौथा ऑप्शन है सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना। मतलब सिंचाई के लिए जो बिजली के उत्पादन हेतु पवन मतलब हवा से बिजली बनाने की पवन, तो इसका ऑप्शन नंबर ये फोर्थ राइट हो जाएगा। अब वर्तमान में जो भारत के लक्ष्य हैं पवन के लिए या सौर ऊर्जा के लिए, पवन ऊर्जा के लिए, ये वर्तमान में मतलब कौन सी ऊर्जा है, ये तो नवीकरणीय ऊर्जा है, ये नवीकरणीय एक रिन्यूएबल एनर्जी है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन का है वो 100 गीगावाट का लक्ष्य है भारत का कि 2022 तक हम सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट बिजली उत्पन्न करेंगे। और पवन ऊर्जा है वो 75 गीगावाट का लक्ष्य, आप ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सौर ऊर्जा तो है 100 गीगावाट और पवन ऊर्जा है 75 गीगावाट। फिर आता है अगला क्वेश्चन, लुप्तप्राय प्रजातियों के किस प्रकार में अपने पारिस्थितिकी तंत्र के साथ अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। मतलब लुप्तप्राय प्रजाति हैं जिनको मतलब प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना है, तो प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, रेड लिस्ट कंजर्वेशन या नन ऑफ दीज। तो अपने प्राकृतिक आवास में करने के लिए तो है इन सिटू कंजर्वेशन, हिंदी में आप याद मत करना, इसको इंग्लिश में याद कर लेना, बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब प्राकृतिक आवास में सुरक्षित करने के लिए तो है इन सिटू कंजर्वेशन, और प्राकृतिक आवास की जगह उनको मतलब पोटनिकल गार्डन है या राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सुरक्षित करने के लिए जो विधि है वो है एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इसमें बात कर रहा है कि प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना है, तो प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए इन सिटू कंजर्वेशन अपनाया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों के बीच साक्षरता दर है। अब पुरुषों की साक्षरता दर पूछी है, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें 82.14 होगा, लेकिन ये मतलब जनसंख्या के अंतिम आंकड़े थे, इसके बाद अंतिम आंकड़े और आ गए थे 2013 के अंदर। उसमें भारत की पुरुषों की जनसंख्या है वो 80.9, और सबसे ज़्यादा पुरुषों की जनसंख्या वो केरल में है, केरल के अंदर 94% साक्षरता है, और सबसे कम है वो बिहार की है 61%। आप ये भी याद कर लेना। फिर आता है 139 का, विश्व जल और स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च, 10 अप्रैल। विश्व जल और स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अब 21 मार्च और 23 मार्च के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको ये मतलब नहीं याद है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिन और उनकी 2020 की थीम, आप उसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, चाहे किसी भी राज्य की या किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम हो या केंद्र की एग्ज़ाम हो, KVS है, रीट है, सब में एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, कौन सा संगठन वैश्विक विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना कर रहे पौधों और जानवरों की सूचीबद्ध करने के लिए खतरे वाली प्रजातियों की लाल सूची प्रकाशित करता है। अब लाल सूची रेड लिस्ट कौन जारी करता है, IUCN जारी करता है, IUCN। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा इसमें, IUCN। फिर आता है 141 का, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। अब संयुक्त राष्ट्र UNEP का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में है, और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी। 5 जून 1972, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में पहला पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण UN जनरल असेंबली बुलाई गई थी, जिसके अंदर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई। फिर आता है अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, महाबलोनमिस मॉडल, धार मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल और रंगराजन मॉडल। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, NTCA, तो इसमें भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसमें, सॉरी सर, हेराल्ड डोमर मॉडल। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, NTCA का पूरा नाम है नेशनल टाइगर कमेटी ऑफ एशिया, नेशन वाइड टाइगर कमेटी ऑफ आसाम, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और नेशनल टाइगर कमीशन ऑफ आसाम। तो इसमें NTCA का पूरा नाम है नेशनल टाइगर कमेटी ऑफ एशिया, NTCA। 143 में NTCA का पूरा नाम क्या है, नेशनल टाइगर कमेटी ऑफ एशिया, नेशन वाइड टाइगर कमेटी ऑफ आसाम, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और नेशनल टाइगर कमीशन ऑफ आसाम। तो NTCA का पूरा नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA का पूरा नाम है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है हेली राष्ट्रीय उद्यान इंग्लैंड, USA में येलोस्टोन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। तो इसमें दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो दुनिया का पहला है USA में येलोस्टोन,
भारत का पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, और राजस्थान का पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। फिर आता है अगला क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन से सामाजिक सुधारक ने भारत में जाति असमानताओं की आलोचना करने के लिए जाति की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध पाठ का अनुवाद किया था? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वीर शैलिंगम पंतलू और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें ऑप्शन पहला हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। अब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी, एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, आप ये भी ध्यान में रख लेना थोड़ा। फिर आता है 146 का क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है कार्यपालिका का चयन करती है, यह संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व करती है, इसमें 245 मनोनीत सदस्य होते हैं और इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अब राज्यसभा के बारे में पूछा है तो राज्यसभा है वो कार्यपालिका का चयन तो नहीं करती, यह संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हर राज्य से जो चुनाव होते हैं इसमें वो हमारे द्वारा चुने गए एमएलए हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, तो ये संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और इसमें 245 कुल सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, जिसमें 232 तो है निर्वाचित और 13 है मनोनीत वर्तमान में। और इसका मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है, ये बात भी गलत है, मुखिया प्रधानमंत्री नहीं होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, भारत में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। फिर 147, भारत के संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाला या वाली है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, भारत के नागरिक और विधायिका। भारत के संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करती है? न्यायपालिका करती है। किसी भी चीज़ में विरोधाभास होने पर सुप्रीम कोर्ट है वो भारत के संविधान की अंतिम व्याख्या करता है, न्यायपालिका। फिर आता है दीवानी कानूनों का संबंध है व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से, राज्यों के बीच टकराव से, केंद्रीय व राज्य सरकार के बीच टकराव से, ये ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। तो दीवानी मामले हैं ये ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से जिन्हें कानून के रूप में अपराध माना जाता है, ये दीवानी मामले होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यदि अपराधी व्यक्ति की पहचान और गवाहों की जानकारी तो उनका उल्लेख किया जाता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाला का नाम और पता भी लिखा होता है। शिकायत करने वाला एफआईआर की एक नकल निर्धारित शुल्क प्रदान कर प्राप्त कर सकता है और संज्ञेय अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज करनी अनिवार्य है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ये बात पहुंची है, तो इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा कि संज्ञेय अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज करनी अनिवार्य है। एफआईआर के संबंध में ऊपर वाले तीनों कथन सही हैं। अपराधी व्यक्ति की पहचान और गवाहों की जानकारी तो उनका उल्लेख भी इसमें किया जाता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता भी लिखा जाता है और वो उसकी नकल प्राप्त कर सकता है। फिर आता है आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश है आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा। तो भारत के लगभग मध्य से कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा जाती है, जो राजस्थान के एकदम दक्षिण भाग से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होती है कर्क रेखा, और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से, जिसमें डूंगरपुर की वो सीमा को छूती है, और बांसवाड़ा के लगभग बीच में से गुजरती है। चलो, आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।